अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, पहले वो भी तो जानना है। अर्थशास्त्र क्लास 9th में चैप्टर नंबर पहला है, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। बिहार के एक गांव की कहानी रहेगा। क्योंकि अब थोड़ा सा इसको चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। इसके बारे में 10वां में जानना है, लेकिन अभी समझा देते हैं थोड़ा सा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था जीविका आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि हम लोग अपना जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाते हैं, खाना भोजन के लिए, तो वही सब अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था आजीविका यानी कि जिंदगी चलाने के लिए जो भी कुछ कमाते हैं और उसको फिर अपना खाना पीना में यूज करते हैं, वो सब के सब अर्थव्यवस्था में ही आता है। सीधा सीधा समझ लो कि पैसा कमाना, पूंजी वगैरह, ये सब सब अर्थव्यवस्था में। कभी कभी बोलते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था खराब है, मतलब कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है कि हम कुछ अच्छा चीजें का निर्माण करें, घर बना ले, गाड़ी खरीद ले, इस तरीका का। या देश का कभी कभी बोला जाता है कि भारत देश का अर्थव्यवस्था सही नहीं है, यहाँ लोग कृषि पर निर्भर है, तो आगे देश नहीं जा रहा है। पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ तरह तरह का मिट्टी जो है उतना कोई खास नहीं है, हर तरह की मिट्टी, कहीं बंजर, कहीं ढीला, कहीं कुछ, कहीं नदी वाला, पानी वाला, इस तरीका का है, उतना कोई खास चीजें नहीं है। तो वो सारा के सारे बातें हैं अर्थव्यवस्था में। एक ही सीधा सीधी बात है, अपना जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसके बदले हमको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, वो सब अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है। और उसी के बारे में इस किताब में पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी कि एससीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे बिहार का जो एक गांव की कहानी लिया गया है वो है फतेहपुर गांव की कहानी। दूसरा किताब में अगर देखोगे तो उसमें दूसरा दूसरा गांव की कहानी लिया जा सकता है, जैसे कि भारतीय भवन में रामपुर के लिया गया है, रामपुर गांव की कहानी लिया गया है। बस मुद्दा ये है कि किसी तरीका से समझाना है, बस मेन मुद्दा यही रखना है। तो चूंकि हम लोग एनसीईआरटी के निर्देश में एससीईआरटी से पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी के निर्देश में पूरा का पूरा पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं फतेहपुर गांव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फतेहपुर गांव, इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी है और पश्चिम में पटना गया का मुख्य सड़क मार्ग, मेन वाला रूट है जो कि पटना गया को जोड़ता है। इसका पश्चिम साइड में, फतेहपुर के पश्चिम साइड में। इस गांव में अलग अलग तरह के जाति लोग रहते हैं और 1500 परिवार लोग रहता है, हर तरह के जात पात, और 1500 लोग रहता है। यहाँ पर 1/4 4 हिस्सा का 1 हिस्सा लोग यहाँ पे गरीब है, बाकी सब ठीक ठाक है। मतलब कि 4 हिस्सा अगर लिया जाए इस तरीका से, तो 3 हिस्सा सब ठीक है और 1 हिस्सा मतलब कि थोड़ा गरीब टाइप में है, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, और बाकी सब ईंट का मकान बना हुआ है। कोई दिक्कत किसी का नहीं है। यहाँ पे हर तरह का स्कूल है, मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल भी है, डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे है। मतलब किसी तरीके से कोई भी चीज का कमी नहीं है। खेती बाड़ी करने के लिए हर एक यंत्र का व्यवस्था अच्छा से है, हॉस्पिटल भी है, प्राथमिक केंद्र भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है। मतलब जितना चीजें एक शहर में होना चाहिए उतना चीजें इस गांव में पूरा सुविधा मिल रहा है। तो ये सब चीजें वहां पे है, आंगनबाड़ी केंद्र भी है, कला मंच, समुदाय शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सब चीज का व्यवस्था यहाँ पे एकदम भरपूर ढंग से किया हुआ है। यहाँ पे भी वही सब चीजें लिखा हुआ है। इस गांव में विभिन्न जाति रहता है, अलग अलग तरह के लोग। निजी हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पे, आंगनबाड़ी केंद्र भी है, और देखो मंच भी है, मतलब कि स्टेज बोलते हैं, कला मंच। मतलब अगर गांव समाज में कला होता है, किसी चीज का प्रदर्शन, तो मंच पे दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं कला मंच। सामुदायिक भवन भी है, सामुदायिक शौचालय भी है, यानी कि लैट्रिन बाथरूम सब वहाँ समूह के लिए बना गया है, समाज यूज कर सकता है। देखो यहाँ पे काली मंदिर भी है, फतेहपुर गांव में काली मंदिर भी है। ये सब आकर्षण का केंद्र है, यानी कि
दिखाई देने के लिए, कोई लोग अगर घूमने भी आए ना तो देखने के लिए उन लोग को अच्छा मिले। और एक चीज जो सबसे बड़ा लॉजिक के साथ में इसको याद रखना है, हर गांव का कोई न कोई नाम होता है तो किसी न किसी चीज पे ही रखा जाता है। फतेहपुर गांव का नाम क्यों पड़ा? तो वहां के एक व्यक्ति थे फतेश्वर। फतेश्वर फतेश्वर नाम के एक व्यक्ति थे वहां के, जो कि बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। सेनानियों में से एक थे वो, और उन्हीं के नाम पे इनका गांव का नाम पड़ गया फतेहपुर। किनके नाम से? तो फतेश्वर नारायण सिंह। फतेश्वर ये व्यक्ति का नाम था, जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का फॉलो करता है तो बढ़िया आदमी के ज्यादा फॉलो करेगा। बुढ़बाकवन के नाम पर कौन नाम रखेगा? ये तो सीधा सीधी बात है। तो ये क्या थे? एक आदर्श व्यक्ति थे, सेनानियों में से एक थे, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे ये। अब इतना सा थोड़ा सा फतेहपुर गांव के बारे में इंट्रो बता दिए हैं। और हर गांव का स्थिति वैसा ही होता है कि सब लोग लगभग खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है। तो इस टाइप में यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हालात है। लगभग बहुत आगे निकल चुका है यह गांव, शहर का मुकाबला कर सकता है क्योंकि सब व्यवस्था वहां पे है। और अगर गरीब और अमीर की बात की जाए तो झुग्गी झोपड़ियां एक ही परसेंट में, एक ही भाग में है। बाकी 3 भाग में तो सब लोग का अच्छा ईंटा का मकान बना हुआ है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है। तो ऐसा गाँव को तो हम लोग बोलेंगे कि शहर टाइप आ गया है, शहर बन गया है। इतना था इंट्रो, क्योंकि चैप्टर में था हमारा कि एक बिहार के गांव की कहानी लेना है, तो कहानी के रूप में यहाँ पे बातें समझाया गया है। अब उसके बाद में जो चैप्टर का मेन मुद्दा है, अब वहां चलते हैं। प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन है क्या चीज? उत्पादन क्या है, यानी कि प्रोडक्शन क्या है? तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसका दूसरा मतलब निकलेगा, और नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं उसका भी अलग मतलब है। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। देखो ऑब्जेक्टिव में ये कभी कभी आ सकता है, जब एग्जाम हो गए ना हाई स्कूल में, उसमें आएगा कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो नीचे लिखा रहेगा ऑप्शन में उपयोगिता का सृजन करना। ये उत्पादन का अर्थ होता है। अच्छा, सृजन मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है कि अस्तित्व में लाना, सीधा सीधी अस्तित्व में लाना। सृजन का मतलब होता है अस्तित्व में लाना या तो फिर उत्पादन करना, सीधा सीधी बात। अस्तित्व में लाना या तो फिर उत्पादन करना। उत्पादन करना यानी कि उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना, सीधा सीधी। और उसको सृजन मतलब हो गया कि अस्तित्व में लाना, उत्पादन करना, सीधा सीधी बात। ये है इसका अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसका डिफिनेशन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है। कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से नहीं होता है, बल्कि जो चीजें भगवान हम लोग को दिए हैं उन सभी वस्तुओं को तुम और बेहतर ढंग से यूज करो, वही उत्पादन हुआ है। एग्जाम्पल को मान लिया जाए कि पेड़ पौधा सब कुछ हम लोग को मिला गया है, और पेड़ से जो लकड़ी है उस लकड़ी का इस्तेमाल हम कुर्सी, बेंच, टेबल, फर्नीचर बनाने में कर लेंगे, तो वो हुआ एक उत्पादन, उसको बोलते हैं उत्पादन। तो यहाँ पे वही चीजें लिखा गया है, इसको भी दर्शा देते हैं कि उत्पादन का अर्थ होता है किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से, अपना मेहनत से, आर्थिक प्रयास से, जो भी उसका पास धन संपत्ति कुछ पैसा है उसका इस्तेमाल करके, और प्रकृति द्वारा जितना भी सामान उपलब्ध कराया गया, जो भगवान से हम लोग को सामान प्राप्त है, और पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन ला करके उसको और अधिक उपयोगी बनाना। पेड़ पौधा का हम लोग इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ करते हैं? हवा मिल रहा है शुद्ध, उससे कोई उतना ही हम लोग के लिए काफी है। पेड़ पौधा लगाओ, फल मिल रहा है, हवा मिल रहा है, छांव मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। अब अगर कोई पेड़ का उम्र हो गया है, उसको काट करके और उसको बढ़ी क्या करेगा? तो अलमारी बना दिया, कुर्सी बना दिया, बेंच बना दिया, चौकी बना दिया। मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें हल्का से इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका रूपरेखा चेंज, और उसको जब बिक्री किया जाएगा तो वो और अधिक दामों में बिकेगा। तो ये सब उत्पादन कहलाता है, ठीक है, यानी कि इसी को प्रोडक्शन बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? उत्पादन है तो उत्पादन के साधन भी तो होना चाहिए। उत्पादन के कुछ साधन होगा तभी तो हम लोग उत्पादन भी कर पाएंगे। तो उत्पादन के साधन भी कुछ है, यहाँ पे 4-5 गो, मतलब 5 गो यहाँ पे उत्पादन के साधन लिया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे साधन को कारक भी बोला जा सकता है। उत्पादन के
कारक, उत्पादन के कारक कौन कौन है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बदल के पूछ सकता है, साधन ना लिख करके उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक क्या है, ऐसे करके भी कभी पूछा जा सकता है। तो इस बात को याद रखना है कि उत्पादन के साधन नहीं बोलकर उत्पादन के कारक भी बोल सकता है। तो याद रखना है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन के कारक दोनों एक ही बात है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी चीज को उत्पादन करेंगे तो कौन कौन सा चीजें हमारे पास होना चाहिए ताकि हम दूसरा चीज बना पाए। तो हमारे पास ये 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पांचों हमारे पास में नहीं रहता है तो हम लोग कोई भी चीज को उत्पादन अच्छा ढंग से नहीं कर पाएंगे। उससे पहले कि हम लोग उत्पादन का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर उत्पादन है क्या चीज। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन के साधन। कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड ही हमको बनाना था, इसके लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, ऊपर का ये व्हाइट वाला प्लाई चाहिए, ये सब रहेगा, और पीछे वाला प्लाई चाहिए मोटा वाला, ये सब रहेगा, तभी तो ये बोर्ड बन के तैयार होगा। तो हमारा कोई भी सामान बनाने के लिए, कुछ भी सेवा देने के लिए, वस्तु या तो फिर सेवाओं को उत्पादन करने के लिए कुछ न कुछ वस्तु की जरूरत पड़ता है, और उन्हीं सब को बोला जाता है उत्पादन के साधन। इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं तो जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देता है, सीधा सीधी बात एक लाइन में, कि जो उत्पादन की क्रिया में कोई भी सामान को हमको उत्पादन करना है तो उसको क्रिया में सहायता करेगा वो। मान लीजिए कि बेंच बनवा रहे थे, तो बेंच बनवा रहे थे, उसमें आरी नहीं लेकर के आवे, काटने के लिए ना लेकर के आवे, छेद करने वाला ड्रिल ना लावे, तो फिर बेंच तो तैयार ही नहीं कर पाता बढ़िया से। तो बेंच बनाने के लिए, साधन बनाने के लिए वो क्या किया है, उसको कुछ न कुछ औजार रखना पड़ा। वो सब के सभी उत्पादन के साधन ही है। दूसरा चीज उत्पादन करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेगा कि उत्पादन के कितने साधन हैं, 5। ये भी ऑप्शन में आता है। एग्जाम जब होगा हाई स्कूल में तो उसमें भी रहेगा कि उत्पादन के निम्नलिखित में कितने साधन होते हैं। निम्नलिखित कितने साधन, 2, 3, 4, 5। याद रखना है, इस तरीके से शब्द में ना लिख करके गिनती वाला भी अंक दे सकता है। ठीक है, तो देखना कि अरे ऐसा न ऐसा चेंज है तो डरना नहीं है, बात वही है। उत्पादन के 5 साधन है, कौन कौन। भूमि, जिसे इंग्लिश में लैंड कहा जाता है। श्रम, श्रम मतलब मेहनत, यानी कि लेबर जिसको हम लोग बोलते हैं। और पूंजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, यानी कि पैसा की बात हो रहा है। और व्यवस्था या तो फिर संगठन, कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए संगठन बनाना ही पड़ेगा। धान रोपाई हो रहा है और उसके लिए 10 गो रोपनी ना जाए तो अकेले कितना दिन तक रोपित रहोगे, वो भी अगर डिस्टर्ब मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद है उद्यम या तो फिर साहस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइजेस, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्था को, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन, और उद्यम साहस को बोलते हैं इंटरप्राइजेज। अब इसका क्या मतलब है, साहस मतलब कोई भी काम करो, काम कर रहे हैं बार 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 बार, और बार बार हम असफल हो जा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है, हमको सफलता नहीं मिल रहा है। आदमी हिम्मत टूट जाता है, अंदर से टूट जाता है कि हम इतना मेहनत किए लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। हिम्मत टूट जाता है, कहते छोड़ नहीं कर वो ये सब, इस तरीके से छोड़ छाड़ के हट जाता है। लेकिन वैसा आदमी फिर सफल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फील्ड में तुमको आगे बढ़ने के लिए साहस बहुत जरूरी है। साहस मतलब कि अंदर से क्षमता एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी दुनिया कह दे कि नहीं होगा नहीं होगा, तभी मेरे अंदर में रहेगा कि ना 10 बार फेल हुए तब भी अब की बार में कर लेंगे। इतना एकदम धैर्य होना चाहिए अंदर में, डर नहीं होना चाहिए। तो साहस मतलब उसी को बोलते हैं। कोई आदमी पैसा ले लिया लोन पे, बड़ी मनी, पैसा नहीं दे रहा है, ऐठ रहा है, अब तो तुम कहोगे कि अब नहीं करेंगे लोन। किसी भी तरीका से उसको हासिल करने का तुम्हारे अंदर क्षमता होना चाहिए, प्लस में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए अंदर डर ना रहे, उसके प्रति तुम्हें अंदर सजगता रहना चाहिए, वही सब साहस होता है। तो ये पांचों को एक बार फिर से समझ लो इसको। भूमि मतलब जमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई भी काम करेंगे बिना जमीन के आसमान में करेंगे, जमीने पर सब कुछ करेंगे तब ना आसमान में जाएगा, कुछ भी आसमान में थोड़ी लटकल रहेगा। तो भूमि मतलब जमीन, खेती बाड़ी भी करना है, कृषि भी करना है, उसके लिए जमीन चाहिए। दुनिया का कोई भी काम करना है जमीन चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद में श्रम, बिना मेहनत के कौन काम हो जाएगा, बिना मजदूरा का कौन काम हो जाएगा। लेबर, कोई ना कोई 10 गो आदमी, छोटा सा काम है अकेले कर लोगे,
लेकिन जहां पर बिल्डिंग बनाना है, बड़का बड़का भवन बनाना है, तो अकेले कैसे बना लोगे? कहीं ना कहीं मजदूर लोग, श्रम मेहनत करने वाले लोगों को भी तो जरूरत पड़ेगा, तो वो सबको श्रम में रखा जाता है। पूंजी मतलब पैसा, बिना पैसा के तो मीठा मकान कुछ नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में व्यवस्था, यानी कि संगठन बनाना है तो उसको पहले व्यवस्था करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, भूमि भी खोजो, श्रम करने के लिए लेबर खोजो, पैसा भी इकट्ठा करो, तब आएगा संगठन हो जाएगा, एक जगह एकत्रित हुआ तब काम स्टार्ट होगा। उसके बाद में साहस, बना रहे थे, किसी को कुछ हो गया और तुम कहोगे कि अब नहीं करेंगे काम, ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर साहस भी होना चाहिए। साहस मतलब तुम्हारे अंदर में एकदम धैर्य होना चाहिए, कोई भी काम को करने के लिए बार बार क्षमता होना चाहिए, हार मानना नहीं चाहिए, ये है साहस। यहाँ तक सबको ठीक है? कोई दिक्कत?